अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तर एडवोकेट। आज हम ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड पर रोशनी डालेंगे कि ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, कि अदालत किन हालात में, किन सूरतों में प्लेंट मुस्तरद कर सकती है। तो इसमें जो वर्डिंग है, अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि वो कौन से असूल हैं जिसको सामने रखा जाता है। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। क्लॉज ए, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए काज ऑफ एक्शन। जब कोई प्लेंट काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करती, जाहिर नहीं करती, जब भी किसी आप दावा लिखते हैं उसके अंदर आप बिनाया दावा दर्ज नहीं करते, लिखते ही नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में जो प्लेंट होगी वो अदालत रिजेक्ट कर देगी। ये अलग बात है कि डिस्क्लोजर ऑफ काज ऑफ एक्शन और अक्रूवल ऑफ काज ऑफ एक्शन में क्या फ़र्क है। जब दावा दायर करते हैं तो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, अगर नहीं करते तो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन आफ्टर ट्रायल और एविडेंस ये साबित होता है कि आपको तो काज ऑफ एक्शन की अक्रूवल ही हासिल नहीं थी, तो ऐसी सूरत में दावा खारिज होगा, डिसमिस होगा, ना कि रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर अब चूंकि अदालत ने 711 एक सरसरी तौर पर देखना होता है, तो यहाँ पर डिस्क्लोज करना ज़रूरी है काज ऑफ एक्शन को। अब क्लास बी की तरफ आते हैं। तो जब वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, अगर किसी प्लेंट को अंडर वैल्यू आपने किया है एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेज टू डू सो। अगर आपने अंडर वैल्यू कोई दावा दायर किया है, उसकी कीमत का तयन कम किया है, तो अदालत आपको वार्न करेगी, मौका देगी कि आप जो है इसको करेक्ट करें। उसके बावजूद आप नहीं करते तो आप 711 की जद में आ जाएंगे और आपका दावा रिजेक्ट हो जाएगा, प्लेंट खारिज इस सूरत में होगी 711 के तहत। और क्लॉज सी जब आते हैं तो उसमें अगर आपने क्लेम जो किया है रिलीफ बेशक प्रॉपरली वैल्यूड है, लेकिन अगर आपने उसमें इनसफिशिएंटली जो स्टाम्प वगैरह हैं उस पर ये दावा लिखा है, तो उसमें भी अदालत आपको उसी तरह टाइम देगी। अगर आपने इसको प्रॉपरली वैल्यूड कर दिया और ये कमी पूरी कर दी तो ठीक, वरना 711 के तहत ये प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद क्लास डी जो है वो पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम बिना दावा भी लिख देते हैं। कम ही ऐसा होता है कि हम ऐसा हो कि हम ना लिखें काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन भी हम लिखते हैं, कोशिश होती है। अदालत दूसरे 2 क्लासेस जो हैं उसमें भी हमें मौका देती है कि आप इसको प्रॉपरली देख लें, उसमें भी हमें मौका मिलता है, हम दावा जो है देख लेते हैं। अगर अंडर वैल्यू है तो उसको कमी दूर कर देते हैं। ये जो 3 क्लासें हैं वो अक्सर उसमें हम इतना नहीं फंसते जितना जो डी क्लास है उसमें आके हम फंस जाते हैं। और वो क्या होता है कि मसलन यह है कि अब इस पहले इसके पढ़ लेते हैं कि इसका जो वर्डिंग है उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं कि वेयर द प्लेंट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट। ये जो पहले था इसका जो वर्डिंग थी वो पढ़ रहा हूँ, अब थोड़ा अमेंडमेंट हो। पहले ये था कि वेयर द प्लेंट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। ये पहले कंटेंट ऑफ द प्लेंट देखा जाता था, उसके मुताबिक जो है अगर दावा ये बनता है, मेंटेनेबल है नहीं है, बार्ड बाय लॉ है या नहीं है, उसके कंटेंट से देखा जाता था, कहीं और देखने की इजाज़त नहीं थी। अब हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट करके इसमें इसका स्कोप बढ़ा दिया है। अब अदालत जो है उसके पास ज़्यादा अख्तियार होंगे और अब वर्डिंग तब्दील जो हुई है वो भी आपके सामने आती है। वेयर द प्लेंट अपीयर्स फ्रॉम द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कोर्ट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। तो अब रिकॉर्ड अदालत देखेगी, सिर्फ प्लेंट नहीं देखेगी, उसका रिकॉर्ड भी देखेगी। अदालत के अंदर जो अवेलेबल होगा उसके साथ जो आप लगाएंगे उसको सामने रख के देखा जाएगा कि क्या ये बार्ड बाय लॉ है या नहीं है। तो अब इस सूरत में अदालत दीवानी का एक अख्तियार का जो स्कोप है वो काफ़ी वसी हो गया है। और उसकी वजह यही है कि अब चूँकि दावाजात को करना है जल्दी फैसला उनका, तो इस वजह से ये जो गैर ज़रूरी तौर पर लिटिगेशन है उसको कम करने के लिए और एक्सपीडिशियस जो है मैयज़ लेने के लिए ये अदालत को जो अख्तियार है उसको वसअत दी गई है। तो ये 4 चीज़ें हैं। काज ऑफ एक्शन है नंबर 1, अगर उसमें नहीं बनती। नंबर 2, अगर अंडर वैल्यू है उसको तो उसको जो है अदालत इजाज़त देगी कि आप इसको प्रॉपरली वैल्यू करें।
और अगर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो उसको भी अदालत जो है मौका देगी। चौथा बार्ड बाई लॉ है, अगर प्लेंट बार्ड बाई लॉ है। बार्ड बाई लॉ क्या है कि मसलन आपने दावा जो है, फ़र्ज़ करें कि एक दावा बनता ही नहीं है तो आपने दायर कर दिया। जैसे कि आपने एक डावर है जो डावरी है, वो फैमिली कोर्ट की जो सेक्शन है, और आपने आप उसको किसी न किसी तरीके से किसी चीज़ को बुनियाद बना के आप सिविल कोर्ट में दायर कर देते हैं, तो कानून तो इसकी इजाज़त नहीं देता, तो वो बार्ड बाई लॉ होगा। इस तरीके से अगर सर्विस मैटर कोई है और आपने सर्विस मैटर के हवाले से कोई डैमेजेस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें भी साथ कनेक्ट करके उसको सिविल कोर्ट में लेके आ गए हैं, जबकि ये केस जो था वो तो सर्विस ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये बार्ड बाई लॉ होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक दावा आपने पहले कंटेस्ट किया, उसमें इशू फ्रेम हुए, उसका फैसला हो गया, अब आपने दोबारा दावा कुछ ना कुछ उसकी शेप बदल दी और फिर आपने दावा दायर कर दिया अदालत में, तो अब उस पर रूल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होता है। तो जब रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा तो वो क्या होगा, अब दोबारा दावा तो आप नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से ये डॉक्ट्राइन ऑफ जो रेस जुडिकाटा है वो हिट होगा, उसके ज़रिए आप जो है नया दावा क्या होगा, बार्ड बाई लॉ होगा कि ममनू समात कहते हैं ना बार्ड बाई लॉ, यानी कि उसकी समात ममनू है, इस बुनियाद पर आप दोबारा दावा नहीं कर सकते। अब फ़र्ज़ करें कि आपने दावा आपका बनता है इस्तकरार हक का, आपका टाइटल इन्वॉल्व है, तो आपने टाइटल इन्वॉल्व है लेकिन आपने दावा मुकम्मल बनाई का दायर कर दिया है और वो वहाँ पर बनता नहीं है, तो क्या होगा, अदालत जो है देखेगी कि आपका तो ये दावा नहीं बनता, तो फिर क्या है, अदालत अगर प्रमा फिशाई उसकी नज़र में आता है कि दावा आपका नहीं बनता, तो वो क्या करेगी, वो इस तरह हिट हो जाएगी इस तरीके से। अब एक चीज़ और है कि रूल 11A जो है उसको भी अब इंसर्शन हुई है उसकी CPC के अंदर अमेंडमेंट के ज़रिए उसको अब जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें सेपरेट एप्लीकेशन जो है 711 की आप नहीं दे सकेंगे। क्यों भाई, ए प्ली फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर रूल 11 ऑर्डर 7 may be raised by the defendants in his written statement and not by a separate application। तो ये लाहौर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन नंबर 237 रजिस्ट्रेचर 11/26 गजट ऑफ पंजाब डेटेड 22/8/2018, इसके ज़रिए हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट करके ये बताया कि आप 711 को आप अपनी रिटन स्टेटमेंट में ही एजिटेट करेंगे, अलग से एप्लीकेशन नहीं दे सकेंगे। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या होगा जी, प्रोसीजर ऑन रिजेक्शन ऑफ अब रूल 12 के तहत प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, उसके हवाले से ये होगा कि अगर सिविल कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट करती है तो उसमें जज साहब जो होंगे वो अपना ऑर्डर जब रिकॉर्ड कराएंगे तो उसके साथ रीजंस ज़रूर लिखाएंगे, विद रीजंस ये ऑर्डर लिखा जाएगा। ये क्या है, ये शेल का लफ्ज़ है, शेल रिकॉर्ड ऑर्डर विद रीजंस, तो एक चीज़ ज़रूरी है। और फिर उसके बाद रूल 13 के तहत ये होगा कि जहाँ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, ए क्लास जो है, बी क्लास है, सी क्लास है, उस हवाले से क्या है जी, आप उसी को फुलफिल करके उसी काज ऑफ एक्शन पर, उन्हीं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर आप दोबारा दावा दायर कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास डी होगी उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो बार्ड बाई लॉ था, तो उसमें आपको फिर प्रॉपर, अगर फोरम प्रॉपर जो है बनता है वहाँ पे जाना पड़ेगा, या अगर प्लेंट जो है अगर आपने प्रॉपर नहीं लिखी थी जो होनी चाहिए थी, तो वो आपको उसी तरीके से दोबारा वही प्लेंट लिखनी चाहिए पड़ेगी जो कि रिक्वायर्ड है। कि मसलन अगर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आप दावा दायर नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर ये है कि आप जो है उसमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो अगर डिफरेंट हैं और इश्यूज जो हैं वो भी सेम नहीं हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं, तो इस पर भी कानून मौजूद है कि अगर सेम इश्यूज हों और अंडर एजुडिकेशन हों तो उन पर क्या होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो हल तलब हैं तो फिर उस पर ये कानून इजाज़त देता है कि उनको अदालत दोबारा
कर सकती है, समाअत कर सकती है, उन पर फैसला भी कर सकती है। तो ये मुख्तलिफ शराइत हैं इस पर भी कि सिचुएशन है, हालात व वाक़यात हैं। तो अब मैं कुछ केस ला हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये मैंने अर्ज़ किया कि आप दोबारा दावा दायर कर सकते हैं। ये 7-11 आपको दोबारा दावा दायर करने से नहीं रोकती। इसके अलावा अगर आप इसी को एजिटेट करना चाहते हैं कि आपका 7-11 के तहत क्यों दावा खारिज हुआ है, इसको क्या है, इसको चलना चाहिए, ये मेंटेनेबल है, तो आप ये चूँकि 7-11 एक डिग्री होती है, तो डिग्री जो है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ केस लॉ में पेश करना चाहूँगा कि एक तो PLD 2021 है, पिशावर 98 पेज है। ये जजमेंट जो है इनकम्पिटेंट अगर और फ्राइवलेस एंड टाइम बार्ड सूट्स हैं तो उस पर भी 7-11 अप्लाई हो सकता है। काज ऑफ एक्शन है, अगर सी उसके अंदर जो क्लास है उस पर भी ये हो सकता है। तो ये आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। 2007 SCMR 741 है मेंटेनेबिलिटी पर कि आया ये सूट मेंटेनेबल है भी सही या नहीं है। ये केस लॉ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक दावा दायर किया गया, उस दावे के अंदर क्लेम किया गया कि ये जो कब्रिस्तान है ये उसकी मलकियत है। तो उस पर अदालत उस्मा ने होल्ड किया कि जहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस कर दी जाए तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये दावा मेंटेनेबल नहीं था, तो 7-11 की जद में ये आ गया। लेकिन इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और सरकमस्टांसेस हैं, अगर मैं आपको पढ़ दूं तो वो बेहतरीन केस लॉ है जो आपको हेल्प करेगा। 741 पेज है, मैं ये पढ़ना चाहूँगा कि Order 7 Rule 11 Rejection of Plaint Incompetent Suit. Court not only empowered but under obligation to reject plaint in such suit even without any application from a party. Principles. In view of Order 711, it is duty of the court to reject the plaint if on a perusal thereto it appears that the suit is incompetent. अगर दावा नाकाबिल रफ्तार है, कम्पिटेंट ही नहीं है, तो अदालत जो है उसको फ़ौरन खारिज कर सकती है, मुस्तरद कर सकती है। द पार्टीज टू द सूट आर एट लिबर्टी टू ड्रा कोर्ट्स attention to the same by way of an application. The court can and in most cases hears counsel on the point involved in the application, meaning thereby that court is not only empowered but under obligation to reject the plaint even without any application from a party if the same is hit by any of the clauses mentioned under Rule 11 of Order 7 CPC. तो ये एक बेस्ट जजमेंट है। इसके अलावा 2008 SCMR 1037 है कि शहादत, जहाँ पर शहादत जो है उस जैसे शहादत तलब अमूर आ जाएं तो वहाँ पर 7-11 का इतलाक नहीं होता। इंट्रिकेट मैटर आ जाएं और परामा फिशाई बादियो नज़र में अदालत का माइंड क्लियर ना हो कि ये 7-11 जो है ये बनता है या नहीं बनता है, तो वो ऐसी सूरत में 2008 SCMR 1037, तो ऐसी सूरत में ये जजमेंट आपको फ़ायदा देगी। तो इसके अलावा सर ज़ैदुल मियाद दावा हो तो 2008 SCMR 877 के तहत 7-11 ही के तहत खारिज अदालत कर सकती है। बिना दावा अगर हासिल नहीं है तो 2000 SCMR 1305 पेज है, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। PLD 1990 लाहौर पेज 48 है और 2011 YLR 2969 रेस जुडिकाटा की बुनियाद पर भी अदालत आपके दावे को मुस्तरद कर सकती है कि ये पहले केस डिसाइडेड है, आप दोबारा इसको दायर नहीं कर सकते। इसके अलावा 2011 CLC 907 है पेज, मुद्दई का जायदाद में टाइटल ही ना हो तो महज कब्ज़ा की बिना पर दावा काबिल रफ्तार नहीं होता। सिर्फ अगर आपका टाइटल ही नहीं है तो कब्ज़ा किस चीज़ का? आप एक चीज़ पर कब्ज़ा करके बैठे हैं और उस पर आपका कोई टाइटल नहीं है, तो आप कैसे लेकर बैठ सकते हैं? तो इस लिहाज से ये कुछ चीज़ें हैं, अलग हैं। जैसे कब्ज़ा इस तरह का होगा जी मैं तो किराएदार हूँ, ज़ाहिर है किराएदार को ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर आपका ये टाइटल तो है कि आप किराएदार है,
तो अब ऐसा कोई भी टाइटल अगर नहीं है तो फिर जो है आप नहीं बैठ सकते। अदालत अपील जो है वो भी 711 के तहत दावा खारिज कर सकती है। फ़र्ज़ करें आपने नीचे एजिटेट किया है मैटर, निचली अदालत ने, सिविल कोर्ट ने, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप अपील में भी उसमें जा सकते हैं और अपीलेट कोर्ट जो है वो दावा खारिज कर सकती है। अच्छा जी, ये 1991 CLC 740 है। इसके अलावा जनाब 2002 है SCMR 338 पेज है जी। इसमें यह है कि ज़िम्नात जो अर्जी दावा के अलावा सफ़ा मिसल पर दूसरे मवाद का जायज़ा लेकर भी अदालत कंसीडर करके 711 के तहत दावा खारिज कर सकती है। और 2012 CLC 773 अदालत बग़ैर दरख्वास्त के भी दावा मुस्तरद कर सकती है। ये कुछ केस लॉ हैं जो आपके सामने पेश किए हैं। तो अब इंशाल्लाह आपने सुन लिया, जो आज का लेक्चर था वो तमाम हुआ। आपसे दरख्वास्त है कि आप फीडबैक देते रहेंगे ताकि हम इस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें चैनल को, और आपकी जो तनकीद है या आप जो फीडबैक करेंगे या मशवरा देंगे उसकी रोशनी में हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, ताकि हम आपको दीगर अच्छी मालूमात, बेहतर मालूमात के साथ आपको इत्तला कर सकें। अल्लाह हमारा आमीन नासिर।